तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर में हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बारे में काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज सीख चुके हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब आज के लेक्चर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और इसके ऊपर हर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक प्रॉपर्टी देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका मतलब आप समझ गए कि चाहे आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, चाहे उसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकाल लो, दोनों का आंसर क्या आता है बच्चों? सेम आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू 1। आई क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मान लो ये हमने कह दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा हमेशा ही कितना होगा? 1 होगा। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो आप सारे जानते ही हो, कितना होता है? 0 होता है। अब ये देखो ध्यान से, ये मैट्रिक्स कैसी है बच्चों? एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आपसे डिटर्मिनेंट पूछ लेना तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ना, इनकी प्रोडक्ट कर दिया करो बस, तो वो उसका क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड्स के लिए भी, कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर मान लो हम दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो ये एक डिटर्मिनेंट है, इसकी कुछ तो वैल्यू होगी, अपने को ये मतलब नहीं है वैल्यू क्या होगी। अब एक बच्चे का मन किया कि वो है ना, ये R1 होती है, आपको पता है ये R2 होती है और ये R3 होती है। एक बच्चे का मन क्या किया कि R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 लिख देते हैं। चलो लिख दिया उसने। 4 5 6 1 2 3, और R3 को कुछ नहीं किया। लेकिन अब आप ये मत समझना कि इनकी वैल्यू सेम आएगी, सेम नहीं आएगी। अगर आपने दो रो को इंटरचेंज कर दिया तो साइन क्या लगा दो? नेगेटिव लगा दो। अब इसकी वैल्यू निकाल लेना आप और इसकी वैल्यू निकाल लेना, क्या आएगी? सेम आएगी। ऐसे ही किन्हीं दो कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे ना, तब भी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी पहले से। ये प्रॉपर्टी होगी। फिर ये देखो, इसमें क्या कहता है? अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या हो जाए? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम हो जाए बिल्कुल, तब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। जैसे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हो इसका 1 2 3 1 2 3 4 -5 9, इसकी वैल्यू आपको सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देना? 0। क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि यहाँ पे देखो R1 और R2 दोनों क्या है? इक्वल है, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। दोनों का एलिमेंट क्या है? बिल्कुल सेम है। ऐसे ही अगर मान लो कॉलम 1 5 6 1 या 0 1 5 और 1 5 6, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों? 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें देखो C1 और C3 दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। फिर उसके बाद किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। जैसे मान लो मैंने पहली रो ले ली, उसके बाद चाहे कुछ भी लिखो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा ही 0। ऐसे ही मान लो एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो गए? आपके 0 हो गए, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, आपने 12th क्लास में पढ़ी भी होगी, बट सब कुछ सीखना अपने लिए जरूरी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बच्चों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी को लेके होती है। आज मैं बताता हूँ क्या होती है ये। जैसे मान लो आपने एक मैट्रिक्स लिख दी ए 1 2 3 4, पहले हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। और मैंने कहा आप 2a निकालो। इसका क्या मतलब होता है 2a का? 2a का आप सब मतलब जानते हो कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी, इसको भी और इसको भी। ये आंसर आ गया, नो डाउट। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 0 1 और 5, ये डिटर्मिनेंट है, और बाहर मैंने नंबर लिखा हुआ है कितना? 2। बाहर मैंने 2 लिखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ इसकी 2 से क्या करनी है आपको? मल्टीप्लाई। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ये 2 कैसे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें या केवल कुछ एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, और कुछ को करें तो फिर कौन से को? मैं कहता हूँ आपका जो मन करे, सिर्फ एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को 2 से क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। चाहे आप फर्स्ट रो के करो, चाहे सेकंड रो के, चाहे थर्ड रो के, इसी तरह से चाहे किसी कॉलम के करो। जैसे ये पता है इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू, मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, 2 4 6,
बाकी किसी को नहीं कर सकते आप, बाकी को एज इट इज रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब आप है ना दोनों वैल्यू निकाल के देख लेना, वेरीफाई कर सकते हो। इसकी डिटरमिनेंट निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, या इसका डिटरमिनेंट निकालो, दोनों क्या आएंगे बच्चों, सेम आएंगे। अच्छा, अब एक बच्चे के दिमाग में आता है क्या हम सेकंड रो को भी कर सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ फर्स्ट को सेम रख दो और थर्ड को सेम रख दो, ठीक है। इसमें सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, ये भी क्या है, एक ही बात है। फिर मैं कहता हूँ इस 2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम से 2 की मल्टीप्लाई करो, सेकंड और थर्ड कॉलम को क्या रखो, सेम रखो। यानी कि इस बाहर वाले 2 की मल्टीप्लाई आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करनी है बस, ठीक है। ना तो 2 रो से कर सकते, ना 2 कॉलम से कर सकते। ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब। अच्छा, अब इसमें फिर ये बात भी आ गई कि जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ मैं, 3, 6, 12, 4, 24, 16, 1, 2 और 5। आप मुझे ये बताओ, पहली रो में से ये R1 है, ये R2 है, पहली रो में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है ना। आप 3 को बाहर क्या ले लो, कॉमन, क्या बच गया, 1, 2, 4। बाकी रो को कुछ नहीं करना, बाकी को एज इट इज लिखेंगे। ध्यान रखना मेरी ये बात, बाकी को क्या लिखेंगे, एज इट इज। अब एक बच्चे को दिमाग में आए, यहाँ से भी तो कॉमन आ रहा है ना, कितना, 4, तो वो अलग से कॉमन लेना है अपने को, 3 इंटू 4, 1, 2, 4। इसको 4 से डिवाइड करो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर अलग अलग रो और अलग अलग कॉलम से कॉमन आ रहा है ना, तो उनको अलग अलग ही लेंगे, जैसे मल्टीप्लाई अलग अलग करते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एडिंग टू डिटरमिनेट। हम 2 डिटरमिनेट को ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो, एक ये डिटरमिनेट है, एक ये डिटरमिनेट है, इनको ऐड करने के बाद ये आएगा। ये कब कर सकते हैं, जब इसके 2 रो या 2 कॉलम क्या हो, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, सेम हो। जैसे देखना, इन 2 डिटरमिनेट में आप मेरे को बताओ, ये सब कुछ सेम है क्या? सेकंड रो और सेकंड रो, थर्ड रो, दोनों में क्या है, सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, इन ए बी सी एक्स वाई जेड को कोरस्पोंडिंगली ऐड कर सकते हो। ए को एक्स में और बी को वाई में, सी को जेड में, तो आंसर सेम आएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम्पल लेके और आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हम डिटर्मिनेट को ब्रेक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रेक, या क्या कर लो, स्प्लिट। यानी कि एक डिटर्मिनेट को 2 डिटर्मिनेट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, एबीसी को सेम लिखो, एक्स वाई जेड को सेम लिखो। ये जो एलिमेंट है ना, ये पहले पहले ए बी सी पहले में लिख दो, 2x 2y 2z दूसरे में लिख दो, ठीक है। ऐसे हम 2 डिटर्मिनेंट को ऐड भी कर सकते हैं और उनकी ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। ध्यान रखना ये बात। 10th, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, ठीक है। ये आप जानते हो, ये प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की, और आपको है ना 6 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो 6 तो बाहर आएगा, लेकिन उसकी पावर आएगी कितनी, 4, जितना ऑर्डर होता है, ठीक है। तो n पावर बाहर आएगी के की, वेयर ए का ऑर्डर कितना है अपना, n क्रॉस n है। हो गया ये भी। ये कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा कब, जब ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ओड ऑर्डर की। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा ही बच्चों क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद देखो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2 तरह की होती है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं आपको एक ऐसे डिटरमिनेंट का एग्जांपल देता हूँ जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आप सभी जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटरमिनेंट आप सोल्व करोगे, इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब है ना, एक बच्चे के दिमाग में आया कि अगर किसी रो को या किसी कॉलम को हम चेंज करना चाहें अपनी मर्जी से, तो कर सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ कर तो सकते हो, बट उसके कुछ रूल है। ये नहीं है कि 1 की जगह 3 लिख दो, 2 की जगह 5 लिख दो और इसका आंसर 0 ही आएगा। ऐसा तो आप भी जानते हो कि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, कुछ रूल होते हैं। अब वो रूल कौन से हैं, आप रो को भी चेंज कर सकते हो, आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हो। रो को कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, जैसे मैं 3 4 आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला, R1, मान लो R1 के जो एलिमेंट है ना, वो आपको पसंद नहीं आ रहे, तो आप उसको दूसरी तरह के एलिमेंट लिख सकते हो। कैसे, R1 को आप चेंज कर दो R1 प्लस R2, यानी कि रो 1 के एलिमेंट को आप चेंज कर दो रो 1 और रो 2 के एलिमेंट को ऐड करके लिखना है। तो क्या करोगे बताओ, आपने चेंज किसको किया, R1 को, ना तो आपने R2 को कुछ किया, ना आपने R3 को कुछ किया। इनको तो क्या लिख दो, सेम। R1 को क्या लिखा बताओ,
R1 और R2 के एलिमेंट को ऐड करके, ये R1 है और ये बच्चों R2 है, इन दोनों के एलिमेंट को ऐड करना, 1 में 4 ऐड करो 5, 2 में 7 5 ऐड करो 7, और ये कितना हो गया 9। मैं कहता हूँ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप सोल्व करके देख लो, क्या आएगी 0। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 0 है ना, आपको पता है। तो सोल्व करके देखें इसको, 0 आ रहा है क्या? 5 इंटू ये कितना आ गया अपना -3, और ये कितना आएगा 36 माइनस 42 माइनस के 6, और +9 इंटू ये कितना आएगा अपना 32 माइनस के 3, तो माइनस के 15 प्लस के 42 माइनस के 27। बताओ 0 आ गया ना। तो यानी कि ये होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आप किसी भी रो को चेंज कर सकते हो, R1 को R1 प्लस में R2, और मैं बताता हूँ क्या क्या चेंज कर सकते हो। R1 को आप लिख सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी लिख सकते हो। R1 को आप लिख सकते हो R1 प्लस में R3, प्लस लगाना जरूरी नहीं है, R1 को लिख सकते हो R1 माइनस में R3, R1 माइनस में R2, R1 को लिख सकते हो आप R1 माइनस में 2R2। समझ रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करके कैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि R1 को चेंज करो, R2 को चेंज कर दो। R2 को क्या लिखोगे R2 प्लस में 3R1 प्लस में R3, ऐसे भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है रो को चेंज करें, कॉलम को, C1 को C1 प्लस C2 प्लस में C3, C1 को C1 माइनस C3, C3 को C3 माइनस में ट्वाइस ऑफ C2, ऐसे कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। बट रो में सिर्फ रो चेंज होगी। यहाँ पे अगर R1 को चेंज करोगे तो यहाँ R रो होगी सिर्फ, कॉलम नहीं होंगे। ठीक है। एक दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट रो को चेंज कर रहे हो ना, तो ये R1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। देखो सभी में मैंने क्या रखा है 1। R1 को अगर आप चेंज करते हो तो R1 का कोफिशिएंट 1 होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, जैसे इसका -1 हो गया, ये 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जिस रो को चेंज कर रहे हो उसके कोफिशिएंट को चेंज नहीं करना, वो एज इट इज रखोगे, अदरवाइज क्या होगा वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये होते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। स्पेशल डिटर्मिनेंट है, मैं आपको इनका प्रूफ भी बताऊंगा, लेकिन ये तो आपको याद करने हैं। ये वाला आंसर, ये वाला आंसर 3 तरह के डिटर्मिनेंट का आता है। देखो एक तो ये वाला 1 1 1, फिर ए बी सी, और फिर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है। यहाँ पे क्या फ़र्क है देखो, 1 1 1 ए बी सी, बस इसमें क्या आ गया आपका ए स्क्वेयर की जगह बी सी, ए को छोड़ दो बी सी, बी को छोड़ दो सी ए, सी को छोड़ दो ए बी। फिर 1 1 1 ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, फिर यहाँ पे इनका स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ऐसे इन तीनों का आंसर आएगा ये। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो बहुत आसानी से। ऐसे ही 1 1 1, देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, फ़र्क समझो। ठीक है, 1 1 1 ए बी सी, यहाँ स्क्वेयर है और यहाँ स्क्वेयर की जगह क्या आ गया बच्चों क्यूब आ गया। अगर क्यूब आ गया ना तो ये तो बेसिक जो चीज़ है ना ये तो आएगी, साथ में क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और आ जाएगा। फिर देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे यहाँ 1 1 1 है, यहाँ पे कितना है क्यूब है, बीच वाले में जो ए बी सी है उसकी जगह क्या आ गया स्क्वेयर आ गया। तो ये 3 टर्म तो आए ही आएगी, साथ में क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, ये आ जाएगा। फिर फोर्थ तरह का डिटरमिनेंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू याद रखना हमेशा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, पूरे के आगे नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है, और आपको पता ही है इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हो ना, मैंने आपको बता रखा है काफ़ी बार। इसका फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू दिस। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो, बाहर 2 से डिवाइड करो, तो आपको पता है ये फॉर्मूला बन जाता है। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और माइनस में क्या हो जाएगा 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3ca, तो सेम आ जाएगा ना यही वाला। ठीक है, तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इसका आंसर क्या होगा, ये भी हो सकता है, 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 सबका क्या है बच्चों एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी वैल्यू को आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ देखो फर्स्ट रो में बी प्लस सी,
यहाँ पे जो अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 1 लिखते थे ना, बस आप याद रख लो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। शुरू में पहली रो में ए स्क्वायर यहाँ पे आएंगे, तो उसको छोड़ के जो बी और सी रह गए उनको प्लस करके उनका स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 2ab c इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सोल्व कैसे करते हैं। आपको पता है बच्चों ये 3 लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको सोल्व करने का मेथड क्या है, मैट्रिक्स मेथड। लेकिन ये सिर्फ हम कब यूज करते हैं, 12th बोर्ड की क्लास के लिए। 12th बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। तो आपको कैसे करना है, देखो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, वेयर x क्या होता है, जो इसमें वेरिएबल यूज हुए हैं एक्स वाई जेड। ए क्या होता है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है ना उनकी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम बच्चों, ए बोलते हैं। और बी क्या होती है, जो ये कांस्टेंट टर्म होती है ना इनकी कॉलम मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। बस इस फॉर्मूले के अंदर लास्ट में वैल्यू पुट कर देना। इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना अपने को आता ही है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो आपको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, 12th बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि 3 इक्वेशन देके और आपसे पूछे उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आ भी जाता है तो हम सोल्व थोड़े करेंगे, जो सॉल्यूशन अपने को गिवन है एक्स वाई जेड की वैल्यू वो इक्वेशंस के अंदर आप सेटिस्फाई करवा के देख लेंगे। बट बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे। मैंने इसका फॉर्मूला बताया आपको, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब मैं आपको ए इनवर्स नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं सब समझा चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैंने एडजॉइंट सीधा लिख दिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दी, ए इनवर्स बताओ कितना होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू ये सेम मैट्रिक्स, ये आ गया। अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां तक पहुंच जाओगे अब, ठीक है। ये हो गया, तो ये क्या आ गया अपना ए इनवर्स आ गया ना। अब फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स एक्स का मतलब बच्चों एक्स वाई जेड, ए इनवर्स ये रही ए इनवर्स, लिख दो इसको एज इट इज। बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन कोई भी मुश्किल है नहीं ये। और मैट्रिक्स मेथड बोर्ड में आए ही आएगा आपके। इनटू बी, बी क्या है 11 कॉन्स्टेंट टर्म, -5 और -3, इनकी मल्टीप्लाई करो। इन दो मैट्रिक्स की क्या करो बच्चों, मल्टीप्लाई। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 आएगा, 1 की -5 से करोगे और ये कितना आएगा आपका 6। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बताओ इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम तो है ही नहीं ना। अब सेकंड रो पे आ जाओ, फर्स्ट कॉलम ये कितना आ गया आपका 22, 9 5 जा 45 और ये कितना आएगा 23 3 जा 69, ये आ गया। ये आ गया हमारा है ना 2 9 और माइनस के 23 और ये कितना है 11 -5 3, 2 9 -23। एक बार हम चेक कर लेते हैं, -23 और -1 5 और -13, ठीक है ये हो जाएगा। उसके बाद देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से करोगे तो कितना आएगा -11 और -25 और +39, ये हो गया। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बच्चों चेक कर लो एक बार, क्योंकि मेरे को लग रहा है इसका आंसर मैंने बनाया था 1 2 3 बनाया था, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमने मैट्रिक्स लिख दी, 0 -1 2, 2 -9 23, 1 -5 13 और फिर साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। साइन देखो हमने चेंज करने में मैंने ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था -2, तो ये क्या आएगा -2, तो ये क्या आ जाएगा -22, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया आपका 1, ये 2 और ये क्या आ गया 3। अब इक्वेट कर लो, इसको इससे इक्वेट करोगे तो x कितना आएगा बच्चों 1, y 2 और z 3 और इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक मेथड सिखा दिया कि मैट्रिक्स मेथड से बोर्ड्स के अंदर कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, सारे के सारे क्या निकालो पहले कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स के बाद उसका क्या निकाल दो बच्चों ट्रांसपोज, वो क्या आ जाएगा एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अभी तो हमने क्या सीखा कि एक सिस्टम के सॉल्यूशन को निकालते कैसे हैं, लेकिन अब क्या है कि एक सिस्टम के सॉल्यूशन कितने होते हैं, जो
लास्ट पेज पे हमने जो 3 इक्वेशन लिखी थी ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इसके ना 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ये चेक करने का तरीका क्या है बच्चों, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हम फाइंड आउट करेंगे डी, D1, D2, D3। कैसे? डी तो होता है जो ए इनके एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है ना बच्चों, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ये लिख दिया। D1 क्या होता है, पहले कॉलम में जो कांस्टेंट टर्म है उनको लिख दो, दूसरे और तीसरे कॉलम जो डी में है एच डीज कॉपी कर दो, ठीक है। ऐसे ही D2 क्या होगा फिर आपका, अब की बार दूसरे कॉलम में कांस्टेंट टर्म लिख दो, और पहला और तीसरा कॉलम कहाँ से लाओगे, डी से लेके आओगे, ठीक है। D3 में तीसरे कॉलम में कांस्टेंट टर्म रख दो। अब ये कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारा क्या होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट होता है। अगर डी आपका नॉन जीरो आ गया तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर डी जीरो आ गया और D1, D2, D3 ये भी सभी जीरो आ गए तो सॉल्यूशन क्या होंगे बच्चों, इनफाइनाइट। मतलब कि सब कुछ जीरो आ गया तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट। लेकिन अगर डी जीरो आ गया और इन तीनों में से एक भी नॉन जीरो आ गया, यानी कि जीरो नहीं आया, तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। क्या होगा बच्चों, नो सॉल्यूशन। अब मैंने देखो इसके एग्जांपल दे दिए हैं, ये है। अब आता है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम क्या होता है बच्चों, जहां पे ये तीनों कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जीरो। आप मेरे को एक बात बताओ, एक सॉल्यूशन बता दो जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करे। एक बच्चा कहेगा सर एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों की जीरो 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 रख दो, वो तो सेटिस्फाई करेगा ना, जीरो जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो जो भी होमोजीनियस सिस्टम होता है उसका एक सॉल्यूशन तो पक्का होगा, कौन सा, जीरो सॉल्यूशन। मतलब कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसको या तो जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। और अगर हो सकता है इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन भी हो, या फिर उसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉन जीरो या फिर नॉन ट्रिवियल। अब कब पता लगेगा कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है या फिर अपना जीरो सॉल्यूशन भी हो सकता है, जीरो सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, नॉन जीरो है या नहीं ये कौन बताएगा, डी। अगर डी आपका क्या हुआ बच्चों, जीरो के इक्वल नहीं हुआ। देखो पीछे क्वेश्चन में भी किया था ना, डी अगर नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक। और इसमें भी क्या होगा, यूनिक होगा। और अगर डी जीरो आ गया तो सिस्टम के सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें नो सॉल्यूशन वाली कोई चीज नहीं होती। क्यों, एक सॉल्यूशन तो कम से कम होता ही है ना, जीरो सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, या उसका नाम क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब मैंने देखो ये एग्जांपल लिख दिए हैं सारे। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका डी निकाला, वो क्या आ गया, सिक्स, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। तो बताओ इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। अगर डी निकालो और वो जीरो ना आए तो हमेशा ही सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक होता है। इस क्वेश्चन में देखो आपने डी निकाला, डी क्या आ गया, जीरो। D1 निकाला, वो नॉन जीरो आ गया। तो मैंने कहा था ना, अगर डी जीरो आ जाए और D1, D2 और D3 में से एक भी नॉन जीरो आ गया ना, बस क्वेश्चन वहीं खत्म, सॉल्यूशन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। तीसरा, सारे जीरो आ गए, डी भी जीरो आ गया, D1 भी जीरो आएगा, D2 भी जीरो आएगा और D3 भी जीरो आएगा। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे बच्चों, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस शीट 2 के, है ना। फर्स्ट शीट के मैं 30 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, सेकंड शीट के क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे। आपको ए दे रखी है तो पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो। कितना आ गया बताओ, 2 माइनस के 8 यानी कि -6। अब ये कैसे निकालते हैं बताओ, 4 बाहर आएगा बट कितनी पावर, 2। क्यों, क्योंकि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इनटू में क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि 16 इंटू -6 -96 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या कहता है, ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल दे रखे हैं, एक्स बताना है। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12। इसकी वैल्यू 5x माइनस में 6x, ये -2, ये -x, तो x कितना आ गया अपना, 2 आ जाएगा। x आ गया अपना बच्चों 2। फिर ये देखो इसमें कहता है x की वैल्यू बताओ जिससे ये मैट्रिक्स क्या हो बच्चों, सिंगुलर। बताओ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के क्या पुट कर दो, जीरो। कैसे करोगे, 4 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको क्या पुट कर दो, जीरो। तो 12 माइनस के 8x
-2x - 2 इक्वल टू 0। तो ये 10 - 10x इक्वल टू 0। x कितना आ गया बच्चों? 1 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 1। आसान क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन कहता है कि x की वैल्यू π/2 और पाई के बीच में है, मतलब कि x कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये मैट्रिक्स कैसी है? सिंगुलर। तो बताओ x क्या होगा? मैं कहता हूँ सिंगुलर है ना, डिटरमिनेंट निकाल के क्या पुट कर दो? 0। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है। इसको क्या पुट कर दो बच्चों? 0। 0 पुट करो, बताओ क्या आएगा? 4 sin स्क्वायर x -3 इक्वल टू 0। आप कह सकते हो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3/4। साइन एक्स कितना आ गया आपका? √3/2। अच्छा, पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है एक्स, और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन लिया। साइन एक्स की वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 कितना होता है? ये 60, यानी कि एक्स कितना आ गया? 60। बट ये हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्यों? एक्स जो है ना वो 90 और 180 के बीच में है बच्चों, 90 और 180 के बीच में। तो बताओ, साइन की वैल्यू √3/2 मैंने बता रखा है ना, 60 पे भी √3/2 होती है और 120 पे भी √3/2 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 120 डिग्री, यानी कि 2π/3। 2π/3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ट्रू होती है। और ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो इसका डिटरमिनेंट यही होता है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो 2 बाहर आएगा लेकिन पावर कितनी आएगी? एन। तो यहाँ पे 2 की जगह अगर -1 हो जाए तब भी क्या फ़र्क है? -1 बाहर आएगा, इसकी पावर कितनी होगी? एन। तो यही तो लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये मत सोचना कि माइनस बाहर आ जाएगा, नहीं। इस माइनस को आप क्या समझो पता है? -1 समझो, तब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि वही पावर आएगी -1 की। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी? करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, ये चीज़ दे रखी है, तो के बताओ। आप मुझे ये बताओ, इसने ये लिखा हुआ है, ये 2 बाहर आएगा और ऑर्डर कितना है? 3, तो इसकी पावर कितनी आएगी? 3। तो देख लो ये बन गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए से कट गया, तो के कितना आ गया अपना? 8 आ गया ना। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। सेवन्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। इसमें आपको डेल्टा 1 दे रखा है, डेल्टा 2 दे रखा है, और आपको बताना है कि डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2 क्या होगा। अगर ध्यान से देखो ना, डेल्टा 1 को देखो, मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, यानी कि मैं C2 को चेंज कर रहा हूँ क्या? C2 प्लस में C3, मैंने बताया था ना चेंज कर सकते हैं। डेल्टा 1 बताओ क्या आएगा? पहला कॉलम तो सेम, C2 को चेंज किया इन दोनों को ऐड करके, तो देखो A प्लस बी प्लस सी क्या बन गया? A प्लस बी प्लस सी। इन दोनों को ऐड करो, A प्लस बी प्लस सी, इससे भी क्या बनेगा बच्चों? A प्लस बी प्लस सी। ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ एग्जाम में, कुछ भी लिखे बिना आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये हो गया। अच्छा अब बताओ क्या कॉमन लेना चाहिए? सेकंड कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो। 1 1 1 1 1 1। अब आप बताना इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी क्या? क्योंकि मैंने बोला था ना, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या हो जाए बच्चों? आइडेंटिकल हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो डेल्टा 1 क्या आ गया? 0। ऐसे ही डेल्टा 2 भी क्या आएगा? 0। वो मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। ये डेल्टा 2 लिखा हुआ है, मैं डेल्टा 2 में जो है ना, आप खुद देखो, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। BC CA AB, इसकी मल्टीप्लाई करना, AB प्लस में AC, इसकी मल्टीप्लाई करना, BC प्लस AB, और ये क्या आएगा? CA प्लस में BC। अब आप खुद देखो, आप अगर इन दोनों को फिर से ऐड कर देते हो, C2 को चेंज कर दो आप, क्या? C2 प्लस में C3, तो क्या आ जाएगा? पहला कॉलम सेम, C2 को लिखोगे C1 और C2 और C3 को ऐड करके, तो यहाँ क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस CA। हर एक में ऐसे आएगा ना, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। और थर्ड कॉलम में तो ये एज इट इज है ही, AB प्लस AC, BC प्लस AB और CA प्लस BC। अब आप खुद बताओ, ये कॉमन ले लेंगे ना, ये कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बन जाएंगे यहाँ पे सब। ठीक है, कॉमन लेने के बाद इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आपका क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, उसके बाद क्वेश्चन आसान है।
अब देखो आपको इस डिटर्मिनेंट की क्या निकालनी है बच्चों, वैल्यू निकालनी है। ये बात ध्यान रख लो, ये 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है ना, 11 12 13, फिर बीच वाले नंबर से स्टार्ट होगा, देखो 12 13 14, बीच वाले नंबर से 13 14 15, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। जैसे मान लो क्या आ गया 2000 2001 2002, बीच वाले नंबर से स्टार्ट करो 2001 2002 2003, बीच वाले नंबर से स्टार्ट करो 2002 2003 2004, इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। ठीक है, तो एक दो चीजें हैं जो क्वेश्चन के जरिए आप सीख जाओगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, आपको ए दे रखी है, एडजॉइंट निकालना है। मैं नहीं करवा रहा ये क्वेश्चन, मैंने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, आपको सीधा तरीका बताया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो ये क्या होता है, ये तो प्रॉपर्टी बताई थी ना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कर दो कितनी, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे एक कम, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या आ जाएगा, n-1। फिर ये ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है, ये निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैंने अभी बताया था ना, आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दिया करो और उसकी पावर करो, कितनी करेंगे पावर, जितना ऑर्डर होता है उससे एक कम। ये कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 25, ध्यान रखना है बस अपने को। इसमें भी वही है, अब की बार आपको क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दे रखा है और ए का डिटरमिनेंट पूछ लिया, तो आप तो क्या किया करो, जिसके बारे में जानते हो ना उसका आंसर लिख दो। बताओ इसके बारे में तुम जानते हो क्या, ये तो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी, ऑर्डर 3 है तो पावर कितनी 2। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो एक नंबर होता है ना, तो ये कितना आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5, और वो भी प्लस माइनस का, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जस्ट एक नंबर है, उसकी वैल्यू प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी आ सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोलता है, के की वैल्यू निकालो जिससे ये तीनों पॉइंट क्या हो बच्चों, एक ही लाइन में लाई करे, एक ही लाइन में लाई करे, या क्या बोलते हो ये पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। तो ये तो मैंने आपको कॉनिक सेक्शन के अंदर पढ़ाया है स्ट्रेट लाइन में कि कोलिनियर पॉइंट्स, चाहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के उसको जीरो रख दो, चाहे आप, ये 3 पॉइंट है देखो, कोलिनियर का सबसे आसान मेथड मैंने आपको बताया है स्ट्रेट लाइन के अंदर, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2D के अंदर अगर आपको 3 पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं तो बस आप सीधा क्या किया करो, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल पुट कर दो, या तो स्लोप ऑफ बी सी के या स्लोप ऑफ ए सी के, एक ही बात है। तीनों में से किन्हीं दो लाइन के स्लोप इक्वल पुट कर दो और आपका के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ, ए बी का y2 माइनस y1, यानी कि दोनों y वाले कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करो और x वाले कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करो। इसका ए सी का स्लोप निकालना 7 माइनस 5 10 माइनस 5, यानी कि 2/5 आ गया, तो ऊपर कितना आ गया -4/k-5 इक्वल टू 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। तो 2k कितना आएगा अपना -10, k कितना आ जाएगा -5। तो सबसे आसान मेथड होता है कि स्लोप निकाल के दोनों लाइनों का इक्वल पुट कर दो, k आ जाएगा आपका। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, तो 2 मेथड मैं आपको बता देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। एक मेथड है 1/2, तीनों वर्टिसेस को लिख दो 0 0 -2 3 10 7, और जो पहले वाला कोऑर्डिनेट, पहले वाला वर्टिसेस आपने लिखा है ना वर्टेक्स, इसको क्या कर दो बच्चों रिपीट कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, ध्यान से सुनना, ये 1/2 तो है ही, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करो, ऊपर से नीचे आओ, ऊपर से नीचे आओ, ऊपर से नीचे आओ, इन तीनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। बताओ 3 इंटू 0 क्या होता है 0, ये कितना होता है -14, जैसा साइन है वैसा, ये कितना है 0। अब बीच में लगाओ माइनस का साइन, और अब नीचे से ऊपर जाओ ऐसे सीडी बना के, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सीडी बना के जाएंगे ना, ऐसे सीडी बना लो। ठीक है, ऐसे सीडी बना लो, मल्टीप्लाई करो, 7 0 जा 0, 10 3 जा 30, ऐड करना है इनको भी। ठीक है, 0, और बीच में साइन क्या लगेगा माइनस। आंसर क्या आ गया बताओ 1/2 -14 माइनस के 30, लेकिन माइनस के 44 आ गया, पता प्लस के 44 लेंगे ना, 44/2, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। 22 स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, एक तो ये मेथड है, एक दूसरा मेथड देख लो,
और यही मेथड आपके 12th बोर्ड में भी काम आएगा, ठीक है। 12th बोर्ड में आपके ये मेथड काम आएगा, पहले वाला मेथड काम नहीं आएगा। ये कौन सा मेथड होता है, ये 10th क्लास का मेथड है, ठीक है। 12th बोर्ड में आपको ये करना है डिटरमिनेट का यूज करके। डिटरमिनेट 1/2 लगेगा। फर्स्ट कॉलम में आप क्या लिख दो, एक्स वाले कोऑर्डिनेट लिख दो, 0 -2 10, 0 -2 10। सेकेंड कॉलम में वाई वाले कोऑर्डिनेट 0 3 7, और थर्ड कॉलम जो बच गया उसमें क्या लिखना है, 1 1 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 22 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल एक्सपेंड करो आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा बताओ, 4 इंटू कितना आएगा, 34 माइनस के 42 -1, ये कितना आएगा 102 माइनस में 98 और +9, और ये कितना आएगा 18 माइनस के 14 यानी कि 4। बस आंसर आ गया, 4 इंटू माइनस के 8 और ये कितना आएगा 4 और प्लस में 36, -32 -4 और +36। आई थिंक क्या आ गया, 0 आ गया ना, 0 आंसर आ जाएगा इसका बस। अब इसमें देख लो क्या कहता है, इस डिटरमिनेंट की अपने को वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, इसमें से 37 कॉमन आ रहा है ना, 37 कॉमन ले लो, क्या बच गया फिर, ये पता है 37 4 जा, 37 3 जा, और ये 1 जा। और आप खुद देखो इसकी वैल्यू क्या है, अब इसकी वैल्यू 0 है ना। 0 क्यों है पता है, क्योंकि C1 और C2 दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो वैल्यू डिटरमिनेंट की क्या होती है, 0 होती है। अब ये क्वेश्चन देखो, जो मैंने आपको स्पेशल डिटरमिनेंट बताए थे ना, अब ये उन्हीं में से क्वेश्चन है। बट ये ध्यान कर लो, यहाँ पे कहीं पे भी 1 1 1 नहीं है। आप एक बात सोचो, फर्स्ट कॉलम में से क्या एक्स कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे जी आ रहा है, कॉमन ले लो। मैं फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, एक्स, तो बच गया 1 एक्स और एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही कोई बच्चा ने कहा कि ऐसे तो फिर सेकेंड कॉलम में से भी कॉमन ले लो आप वाई, मैं कहता हूँ ले लो 1 वाई और वाई स्क्वेयर। और थर्ड कॉलम में से क्या, जेड, 1 जेड और जेड स्क्वेयर। अच्छा, डिटरमिनेंट मैंने कहा था चाहे इसका निकालो चाहे इसके ट्रांसपोज का निकालो, इसका ट्रांसपोज करना। अब आप याद करो कि ये तो मैंने बताया था ना, इसका आंसर क्या होता है, सबसे पहला डिटरमिनेंट है ये तो एक्स वाई जेड, और इसका वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो अपना ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या निकालनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू। वैल्यू मैं आपको निकालना नहीं सिखा रहा, आप अपने आप निकाल लेना। बस मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से 7 क्या ले लो, कॉमन ले लो। थर्ड कॉलम में से 7 कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो 7 2 जा, 7 3 जा, 7 5 जा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि C2 और C3 बच्चों क्या है, आइडेंटिकल है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपसे कहता है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए बी का डिटरमिनेंट निकालो। अब एक बच्चा तो क्या करेगा, पहले दोनों की मल्टीप्लाई करेगा मैट्रिक्स की, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका डिटरमिनेंट निकालेगा। लेकिन एक बच्चा प्रॉपर्टी जानता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, दोनों का डिटरमिनेंट निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया यहाँ से, -1 -6। इसका डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना होगा, 1 + 3 यानी कि 4। तो ये क्या आ गया, -7 इंटू 4 -28। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये वैल्यू अपने को 1/2 दे रखी है। अल्फा और बीटा कैसे एंगल है बच्चों, अक्यूट एंगल है, तो अपने को अल्फा प्लस बीटा निकालना है। भाई अल्फा और बीटा दोनों निकाल लो तो बाकी तो निकल ही जाएगा। इसकी डिटरमिनेंट क्या होगी बताओ, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, यही होती है। अब आप तो मेरे को बस फॉर्मूला बता दो, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। जैसे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन गड़बड़ पता है क्या है यहाँ पे, इधर पहले दोनों टर्म माइनस की साइन की है, फिर कोस की। मैं कहता हूँ माइनस कॉमन ले लो, पहले दोनों टर्म किसकी लिख दो, कोस। कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये लो ऐसे कर दिया। अब आप तो मेरे को ये बता दो कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है बच्चों, कोस अल्फा प्लस बीटा है, ये है ना। इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दो। मैंने आपको बता रखी है 1 -1/2 कोस की वैल्यू कब होती है, जब थीटा कितना होता है आपका 120। तो अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चों 120 डिग्री। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है 2π/3। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है एफ एक्स आपको दे रखा है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। इसमें है ना आपको पुट करके देखनी है वैल्यू। जैसे कहता है एफ ऑफ ए 0 होगा क्या, तो आप एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट करके देख लो, ए पुट करके देख लो, फिर उस डिटर्मिनेंट को क्या करो एक्सपेंड करो। अगर 0 आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और पुट करके देखेंगे। तो आप पुट करके देखनी है सिर्फ। जैसे एफ ऑफ ए निकालोगे, एफ ऑफ ए क्या होगा, एक्स की जगह ए पुट करो, ए माइनस ए क्या हो गया 0, ये क्या होगा आपका ए माइनस बी। ये एक्स की जगह ए पुट करोगे तो 2a हो जाएगा, ए माइनस सी, ये कितना हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ये ए प्लस सी, और ये क्या हो गया बच्चों 0। अब इसको एक्सपेंड करना बिल्कुल आसान है, ये दोनों तो 0 है, बस ए माइनस बी लिखो सीधा, और इनटू ये क्या आएगा आपका 2a इंटू ए प्लस सी। तो बताओ ये तो 0 नहीं है ना, एफ ऑफ ए तो क्या है आपका 0 दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऐसे आप सारे निकाल के देख लेना, आपका कहीं ना कहीं से आंसर आ जाएगा। जैसे आप एफ ऑफ 0 निकाल के देखना, एक्स की जगह क्या कर दो 0, एक्स की जगह बच्चों 0 पुट कर दो। अब देखो कितना आंसर आ रहा है आपका, ये तो खत्म, ये माइनस ए क्या हो जाता है बीच का प्लस ए हो जाता है, फिर सोल्व करोगे ये कितना आ गया 0, और 0 प्लस में बी सी माइनस बी, और ये क्या आ गया बच्चों ए सी माइनस में 0। आई थिंक ये 0 आ गया है ना, ये ए बी सी, ये माइनस ए बी सी इक्वल टू 0, और ये आपसे ऑप्शन में पूछ रखा है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसमें क्या कहता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है, ये निकालना है। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है प्रोडक्ट का, तो उसको अपन अलग अलग कर सकते हैं ना, ए ट्रांसपोज। और फिर मैंने ये भी बताया था कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट क्या होता है इक्वली होता है, तो मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आंसर 4। तो ओरल क्वेश्चन था ये तो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, कहता है एक ए मैट्रिक्स है जिसको ऐसे लिखा हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था ना, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 0, उसको पता है कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, यहाँ है ए, ये बी, ये सी, बाकी सारे एलिमेंट है 0। इस मैट्रिक्स को लिखने का दूसरा तरीका ऐसा होता है डायगोनल डॉट और फिर ए बी और सी ऐसे। इसका मतलब है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है बच्चों ए बी और सी है। तो आपको डिटर्मिनेंट बताना है। मैंने क्या कहा था, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, अगर आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो सिर्फ आपको क्या करना होता है, उनके डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। इन सभी की मल्टीप्लिकेशन करना, ये रहा ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसान है, वैल्यू निकाल दो एक्सपेंड कर दो, कितना आ जाएगा बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन लोगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, 2 आंसर आ जाएगा इसका। इसकी वैल्यू निकालनी है, सीधा सोल्व करो, क्या आएगा बताओ cos 15 cos 75 माइनस साइन 15 साइन 75, फॉर्मूला बन गया ना, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए प्लस बी बनता है। ठीक है, cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अब इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एडजॉइंट दे रखा है आपको, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस देन ए इनवर्स निकालना है आपको। ए इनवर्स का क्या निकालना है बच्चों, डिटरमिनेंट निकालना है। अब बताओ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट आप जानते हो ना, ये क्या दे रखा है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, और ए इनवर्स निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स में क्या रिलेशन होता है, बस आप ये बताओ। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आप करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या आता है बच्चों आई। आपको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये सोचो। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और आपको इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है ए इनवर्स का। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इधर भी डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की, तो वो हो जाएगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए।
आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमारे को ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है और ए इनवर्स का ये होता है फॉर्मूला। बट यहाँ पे तो हमारे डिटरमिनेंट ऑफ ये भी नहीं है ना। आप ऐसा करो ना, आप ऐसा करो, एडजॉइंट ऑफ ए आपको दे रखा है तो क्या हम वापस ए निकाल सकते हैं क्या? ए आप ये बता दो बस, क्या हम वापस ए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं? मैं कहता हूँ निकाल सकते हैं। कैसे? एडजॉइंट कैसे निकला होगा? आपने डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज किया होगा तो ये ऐसा रहा होगा, इन दोनों के साइन चेंज किए होंगे तो ये ऐसी रही होगी मैट्रिक्स। बताओ, अगर ये मैट्रिक्स ए है तभी तो आपने ये एडजॉइंट निकाला होगा ना। और अपने को पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होता है, ए बी होता है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल ही तो होता है। कितना आंसर आ जाएगा? 1/ab। ठीक है, तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि 2/2 मैट्रिक्स में अपने को एडजॉइंट दे रखा हो और वापस मैट्रिक्स पे पहुंचना हो तो फिर बिल्कुल आसान है। अब ये क्वेश्चन देखो, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ ये तो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, के नॉन जीरो है, तो एडजॉइंट ऑफ के ए बताओ। मैंने आपको तरीका बताया था ना एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में कि ये ना कर देना कि के सीधा बाहर निकाल दो और आप कह दो कि इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बाहर तो आएगा के बट पावर आएगी कितनी? ऑर्डर जितना है उससे एक कम। तो के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है और ए इनवर्स का निकालना है। तो बताओ क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1/9 हो जाएगा। आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। बच्चों याद करो, ऐसे मत करना कि एडजॉइंट पहले निकालेंगे फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। एडजॉइंट निकालना क्या होता है? आसान होता है। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट? 2 और -1 को इंटरचेंज कर दो और बाकी का क्या कर दो बच्चों? साइन चेंज कर दो। ये लो, इसका क्या निकाल लो? अब डिटरमिनेंट निकाल लो। कितना आ गया? -2 और -4 यानी कि -6 आ गया आंसर तो। बट अगर यही क्वेश्चन 3/3 में होता तब तो मुश्किल था ना, एडजॉइंट निकाल के फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना। आपको एक फॉर्मूला पता है एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला इसके डिटरमिनेंट का क्या होता है बच्चों? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी, इसका ऑर्डर कितना बताओ? 2, उससे एक कम, उससे एक कम। तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, कहने का मतलब अगर एक मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा और उसकी एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट होगा वो दोनों क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे, क्योंकि पावर 2 -1 1 ही होगी ना। तो इसका डिटरमिनेंट कितना है बताओ आप मेरे को? -2 -4 -6। तो इसका डिटरमिनेंट भी कितना हो जाएगा आपका? -6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब इस क्वेश्चन में देखो, सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। वही, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के है। आप मुझे बता दो अपना क्या होता है ये? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी होती है? अगर ऑर्डर 3 है तो इसकी पावर 3-1 होती है, यानी कि ये होती है। और क्वेश्चन में कहता है ये होती है, तो के की वैल्यू कितनी बताओ? 2 है ना। इक्वेट तो कर ही सकते हो, के की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। इसमें कहता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होती है ये तो प्रॉपर्टी। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो या एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो, सारी की सारी क्या है ये चीज़ें सही है। मैंने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में ये सब कुछ आपको बताया है। ये देखो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। मेरी ये बात ध्यान से सुनो। जैसे मैं कहता हूँ एक्स और वाई की मल्टीप्लाई 1 है, दो नंबर की मल्टीप्लाई बच्चों 1 कब होती है? बस आप ये बता दो। जब दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। ऐसे ही अगर कभी आपको ए और बी की मल्टीप्लाई दिखे किसके इक्वल? आई के, तो ये कब पॉसिबल है? जब एक मैट्रिक्स दूसरे की क्या होती है बच्चों? इनवर्स होती है। यानी कि ए का इनवर्स अगर निकालोगे तो वो बी आएगा और बी का इनवर्स आप निकालोगे तो वो क्या आएगा बच्चों? ए आएगा। समझ गए आप मेरी बात? अब देखो, ए इनवर्स निकालना है। अब आप खुद बता दो कि ए इनवर्स क्या होगा? यहाँ पे ए इनवर्स क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया? ए इनवर्स बी होगा ना। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आप निकालना चाहते हो तो आप बी का डिटरमिनेंट निकाल दो ना सीधा ही। और बी तो ये रही मैट्रिक्स, देखो बी मैट्रिक्स क्या है आपकी? 1/6 2 -1 0 3
आप 6 को 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करना, 2/6 और ये आ गया। ठीक है, इसका क्या निकाल दो, अब आप डिटरमिनेंट निकाल दो बस। कितना आ गया डिटरमिनेंट, 1/6 माइनस में 0, आंसर कितना आ गया 1/6। लेकिन 1/6 तो ऑप्शन में है नहीं ना, तो क्या आएगा ए इनवर्स क्या आएगा, सिर्फ आपको डिटरमिनेंट नहीं पूछ रखा, ए इनवर्स पूछ रखा है, तो ए इनवर्स क्या आएगा बताओ, बी आएगा ना। मैंने यहाँ से बताई दी आपको, ए इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा आपका, बी आएगा। हाँ, डिटरमिनेंट पूछता तो भी हम निकाल सकते थे। इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए दे रखी है और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालनी है। एक बच्चा तो क्या करेगा, पहले एडजॉइंट निकालेगा, और 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालना बिल्कुल आसान होता है, 5 4 और -6 और -7। फिर वो क्या करेगा, ए की मल्टीप्लाई करेगा एडजॉइंट ऑफ ए से। कोई मुश्किल नहीं है मैं कहता हूँ, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3/3 में आ जाए तब थोड़े ऐसे कर सकते हो आप, इतना टाइम नहीं होगा ना पेपर में। 5 -6 -7 4, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके बच्चों कितना आ गया 20 माइनस के 42, ये कितना आ गया आपका -24 प्लस 24, ये कितना आ गया 0, और ये -42 प्लस के 20, तो ये आ गया अपना -22 0 0 और -22। देखो आंसर तो आ गया अपना, आंसर कौन सा आ गया आपका -22, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बट बात ये है कि अगर यही मैट्रिक्स ए 3/3 की होती तो फिर हम ये मेथड नहीं फॉलो कर सकते। आप प्रॉपर्टी बताओ मेरे को, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कह लो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कह लो, दोनों का आंसर आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सिर्फ आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, कितना है बताओ 20 माइनस के 42 माइनस के 22 माइनस के 22 इंटू आई 1001 करना -22 से मल्टीप्लाई। बताओ आसान मेथड है ना, तो आपको प्रॉपर्टी पता भी होना चाहिए और क्वेश्चन में यूज कैसे करना है वो भी आपको आनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दे रखा है कितना 64। आप मेरे को बताओ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी, कितनी पावर, एक कम। अब कई बच्चे इसका आंसर 8 लिखेंगे जो कि गलत है। आप बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए तो एक नंबर है ना, नंबर किसने कह दिया कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी तो हो सकती है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, +-8, ध्यान रखना ये। इसमें भी वही कहता है कि एक मैट्रिक्स है ए 3 ऑर्डर की, डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है और ये निकालना है। ऐसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई ना, ये वाली, तो इसमें भी यही अप्लाई करो। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये कर दूं क्या। अब आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए की डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी, एक कम। तो बताओ एक पावर ये रही, 2 पावर ये रही, तो कुल मिला के डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी होगी, 3 होगी ना। मतलब 5 की पावर कितनी होगी 3, 125। अच्छा क्वेश्चन है प्रॉपर्टी याद करने के लिए। ये कहता है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अच्छा ये ना 10th क्लास वाला मेथड है। 10th क्लास में जब 2 इक्वेशन आपको गिवन होती थी ऐसे, a1x प्लस b1y इक्वल टू सी और a2x प्लस b2y इक्वल टू टी, ये सिस्टम आपका, अगर हम कहते थे कि a1/a2 और b1/b2 दोनों रेशो इक्वल ना आए पहले, तो सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होता था, यूनिक। और अगर तीनों ही रेशो इक्वल आ जाते थे, तीनों ही रेशो बच्चों इक्वल आ जाते थे, तो सॉल्यूशन कैसे होते थे, इनफाइनाइट होते थे, है ना। और अगर पहले दोनों रेशो इक्वल आ गए, पहले दो रेशो, और तीसरा इक्वल नहीं आया, तो हम बोलते थे क्या, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, यूनिक भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी, बट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आती है, तो हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी कि इनकंसिस्टेंट कब बनेगा बताओ, नो सॉल्यूशन के केस में। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गया या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, तो सिस्टम को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इसका देखें, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 6y इक्वल टू 7। आप बताओ
1/2, 3/6 दोनों इक्वल है ना, लेकिन ये 2/7 के इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आंसर क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम आ जाएगा। ऐसे ये है, देखो अब हमने सारा का सारा आज के लेक्चर में किया है ना कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का क्या तरीका होता है। इसके कहता है कितने सॉल्यूशन है, तो मैंने आपको एग्जांपल तो दिए थे सारे। पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, डी निकालो, 1 1 1 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, 2 -1 1, फिर ये कितना है बच्चों, 3 6 और 4। पहले डी निकालो, देखते हैं डी क्या आ गया, 1, और ये -10 आ जाएगा, -1, और ये 8, 8 में से 3 गए 5, +1, ये कितना आ गया बच्चों, 12, 12 + 3 कितना आ गया, 15, -10 -5 + 15 इक्वल टू 0 आ गए। तो 0 आ गया, तो यूनिक सॉल्यूशन तो बच्चों नहीं हो सकते। अब हम क्या निकालेंगे, D1, पहले कॉलम में कांस्टेंट टर्म रखना, 3 2 और 20, 3 2 और 20, और दूसरे और तीसरे कॉलम ये वाले सेम रखो, ये क्या रख दो बच्चों, सेम। सोल्व करो, 3 इंटू -10 -1, -1 इंटू कितना आएगा फिर अपना ये 8 -20 यानी कि -12, और प्लस के 1 करोगे तो कितना आएगा ये अपना 12, और प्लस में 20, -30 -12 प्लस के 32, नॉन जीरो आ गया ना, नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो आ गया तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। अगर डी जीरो आ गया, D1 D2 D3 तीनों में से एक भी नॉन जीरो आ गया तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखो इसमें क्या कहता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन, कहता है इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, आप मेरे को बताओ। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डी क्या होना चाहिए आपका, नॉन जीरो, तो बस आप डी को नॉन जीरो पुट करो, देखना, डी 1 1 1 2 3 -1, और ये कितना है 5 -1, और ए, आप मेरे को ये बताओ, ये चीज नॉन जीरो होनी चाहिए, इसमें बी का कहीं नामो निशान है क्या, कहीं नहीं है ना, सिर्फ क्या है, ए है। फिर भी अपन इसको सोल्व करते हैं, देखो 1 इंटू 3a - के 1, -1 इंटू 2a + 5 +1 इंटू ये कितना होगा, -2 और -15 यानी कि -17, ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ना। सोल्व करो, 3a - 1 -2a - 5 -17, तो ये कितना हो गया ए, और ये कितना हो गया अपना -6 के 23, यानी कि ए 23 नहीं होना चाहिए, बस ए को आप 23 के अलावा कुछ भी पुट कर दो जो आपका मन करे, बस इसके सिस्टम के सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये, ए पे, बस बी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, इस सिस्टम के सॉल्यूशन कैसे हैं बच्चों, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये सिस्टम देखो कैसा है, ये सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस इक्वेशंस का है। होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब डी क्या होता है बच्चों, जीरो होता है ना, ये नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डी क्या होता है, जीरो। क्योंकि डी अगर नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम के सॉल्यूशन कितने होते हैं, एक, वो भी सिर्फ 0 0 0। नॉन जीरो सॉल्यूशन है मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसका एक ही केस है जब डी क्या है आपका, जीरो। तो डी को जीरो पुट करना जरा, देखो 1 -k -1, ध्यान से पुट करना है, ठीक है, k -1 -1, और 1 1 -1, इसको जीरो पुट कर दो, k की दो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कैसे आएगी देखो, 1, और ये कितना आएगा 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस है तो प्लस के हो जाएगा, ये कितना आ गया -k + 1, फिर -1 होगा, और ये 1k + 1 इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो। इसकी मल्टीप्लाई करो, -k² और +k -k -1 इक्वल टू जीरो, ये काट दें क्या, तो 2 1 -k² इक्वल टू जीरो, k² इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, k कितना आएगा बच्चों, +- के 1 आ जाएगा, k +- के 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, देखो ये वही होमोजीनियस सिस्टम है जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जीरो। तो बस डी निकाल लो, डी पे डिपेंड करता है, डी बता देगा अपने को, 1 1 1 2 1 -1 3
टू, ध्यान से देखो यहाँ पे जेड की कोई टर्म है ही नहीं, तो क्या लिख दो उसको, जीरो, कोफिशिएंट जीरो है ना। सोल्व करो इसको, जीरो माइनस माइनस प्लस टू, ये कितना आएगा अपना, जीरो प्लस थ्री और प्लस वन, और ये टू माइनस थ्री यानी कि वन, टू माइनस थ्री प्लस वन, जीरो आ गया। तो अगर ये चीज जीरो आती है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं बताओ, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बताए थे ना मैंने। अगर नॉन जीरो आती है तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर जीरो आती है तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अभी मैंने बताई थी ना, स्पेशल डिटरमिनेंट में बी सी ए बी, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। इसने अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर रखा है, तो क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि ए बी सी तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले तो मेरे को ये बताओ, ये तो पीछे वाला क्वेश्चन ही है, इसकी वैल्यू क्या होती थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। एक तरीका तो बच्चों इसका क्या है मैं बताता हूँ आपको, आपको पहचानना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है या कुछ भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से ए बी सी को कुछ भी पुट कर लो, जो आपका मन करे, ठीक है। मैं तो पुट करता हूँ डिस्टिंक्ट है, ए को क्या मान लो वन, बी को क्या मान लो टू, और सी को क्या मान लो थ्री। तो बताना ये आंसर क्या आ गया आपका, ये आंसर। अच्छा ये याद ना भी हो तो इसमें भी तो पुट कर सकते हैं ना डायरेक्ट, ए बी सी की वैल्यू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पुट करना, ए को वन, बी को टू, टू का क्यूब होता है एट, सी को थ्री यानी कि 27 माइनस थ्री इंटू ए बी सी। ये देखो ये तो नेगेटिव आ गया ना, ये तो बच्चों नेगेटिव आ गई आपकी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, या तो एक बच्चा क्या करेगा, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेगा बिना कोई प्रॉपर्टी लगाए, दूसरा बच्चा दिमाग लगाएगा कि है ना वैल्यू पुट कर लेते हैं, एबीसी की कुछ वैल्यू पुट कर लो, आपका जो मन करे। ए को मान लो आपने वन पुट कर दिया, बी को वन पुट कर दिया, सी को वन पुट कर दिया, ठीक है। देखो पुट करने से ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो ऑप्शन मैच कर जाए, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, इसका जीरो, ये तीनों वन 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 है तो वन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फोर, ठीक है। तो अपन निकाल के देखते हैं आंसर क्या आ गया, बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, माइनस वन वन वन, वन 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 और वन वन और माइनस वन। करें सोल्व इसको, माइनस वन इंटू माइनस टू आ जाएगा, और ये कितना आएगा, माइनस टू आ जाएगा, और ये अपना कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये भी टू और ये भी टू, टू प्लस टू कितना होता है फोर। कौन सा ऑप्शन फोर देगा बताओ, ए बी सी को वन 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 रखेंगे तो थर्ड ऑप्शन अपने को कितना आंसर देगा बच्चों, फोर आंसर देगा, ठीक है। अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्वेल्थ बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वल टू जीरो है, ये जीरो लिखना भूल गए, इक्वल टू जीरो कर लो, यानी कि ये इक्वेशन एक बनेगी, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब ये मत कर देना कि सीधा ही इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा, हो जाएगा सोल्व बट बहुत लेंथी बन जाएगा। आप है ना एक ट्राई करो देखने की, यहाँ ए प्लस एक्स बाकी दोनों टर्म माइनस की, इसमें ए प्लस एक्स बाकी ए माइनस एक्स, इसमें ए प्लस एक्स। तो अब क्या करो, आर वन को चेंज कर लो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, या फिर कॉलम को चेंज कर लो, कॉलम वन को सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो ये क्या बन जाएगी अपनी इक्वेशन बताओ, आर वन को इन तीनों को ऐड करके लिखना, थ्री ए माइनस में एक्स हो जाएगा ना, एक एक्स कट जाएगा एक माइनस बचेगा, ऐसे ही तीनों यही होंगे, थ्री ए माइनस एक्स, थ्री ए माइनस एक्स, बाकी को लिखो सेम। हमने सिर्फ चेंज किया किसको, आर वन को, ना आर टू को कुछ किया ना आर थ्री को कुछ किया, लिख दो। अब पहली रो में से क्या कॉमन ले सकते हैं क्या अपन, कॉमन कितना आएगा बताओ बताओ, थ्री ए माइनस एक्स आएगा, तो क्या बच गया, वन वन वन, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स। अब चाहो तो आप इसको एक्सपेंड कर दो, या फिर क्या करो, कॉलम ऑपरेशन लगाओ जिससे कि दो एलिमेंट जीरो बन जाए, इसमें से ये माइनस कर दो जीरो हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो। तो ऐसे क्या चेंज होते हैं कॉलम, सी टू को चेंज करो सी टू माइनस सी वन, और सी थ्री को भी चेंज कर दो बच्चों सी थ्री माइनस सी वन। तो ये क्या आ गया, थ्री ए माइनस एक्स। अच्छा कॉलम वन को तो कुछ नहीं किया, कॉलम वन को तो एज इट इज लिख दो, कॉलम टू, टू माइनस वन यानी कि जीरो, इसमें से ये घटाओ, ध्यान से घटाना, ए से ये घटेगा टू एक्स आएगा, ठीक है। और इसमें से ये घटाओगे जीरो, ये घटाओगे जीरो, ये जीरो, और ये क्या आएगा बच्चों आपका टू एक्स। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब इसको डायरेक्ट फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो,
फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे कितना है 1 है ना, और बाकी क्या बच गया, बस यही तो बच गया 4x² इक्वल टू 0। तो या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा और या फिर 4x² 0 होगा। ये फैक्टर 0 होने का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3a, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 0। दो सॉल्यूशन है 3a और 0, समझ गए। तो ये मैंने आपको सीट 2 के 44 क्वेश्चन करवा दिए, सारे के सारे मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अपने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए।